नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट प्रेप विद मी में आपका स्वागत है। मैं हूं विनायक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका की क्रांति के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने से पहले हम आपको अपने पुराने वीडियोस के बारे में कुछ बता देते हैं। हम पहले भी विश्व इतिहास के बारे में कुछ वीडियो बना चुके हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि विश्व का इतिहास में कैसे घटनाक्रम हुए, कालक्रम क्या था। आप पहले अगर उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके उन वीडियोस को देखें। उन वीडियोस को देखने के बाद आपकी समझ मजबूत होगी और आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति। दोस्तों, मैप आपके सामने खुला हुआ है अमेरिका का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेरिका की लोकेशन विश्व स्तर पे क्या है, या फिर अमेरिका कहाँ मैप में लाई करता है, क्या समुद्र उसके अगल बगल हैं, कैसी उसकी भौतिक भौगोलिक या फिर क्या कंडीशन उसकी कैसी है सॉरी, उसके बारे में आप जान जाएंगे। अमेरिका की क्रांति में हम शुरू करेंगे एकदम स्टार्टिंग से, कोलंबस से। कोलंबस और वास्को डी गामा के नाम से आप पहले से ही परिचित हुए होंगे। कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में या फिर अपने अब तक के करियर में कहीं ना कहीं आपने कोलंबस या वास्को डी गामा का नाम सुना ही होगा। ये नाम बहुत फेमस है। कोलंबस, जिसके बारे में हम जानते हैं कि 1498 में उसने अमेरिका की खोज की थी। दोस्तों, कोलंबस की खोज करने से ही विदेशियों का अमेरिका में आगमन शुरू हो गया। वे अमेरिका की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े और वहाँ बसना शुरू कर दिए। वहाँ पहले से ही उनकी मूल जनजाति निवास करती थी, रेड इंडियंस जिसको कहते हैं। दोस्तों, रेड इंडियंस पहले से रहती थी और विदेशी वहाँ जाके बसना शुरू कर दिए, अतिक्रमण शुरू कर दिए, उनके जीवन रहन सहन में खलल डालना शुरू कर दिए, जिससे उनमें आक्रोश की भावना पैदा हुई। इन्हीं घटनाक्रम के चलते हुए जब स्पेन, अमेरिका, पुर्तगाली, फ्रांस, ये सब अमेरिका की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, तो जाहिर सी बात है जब कई लोग एक ही चीज़ पर अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे तो कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, और कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने के बाद युद्ध होगा। दोस्तों, इसी घटनाक्रम में 1588 में अमेरिका और स्पेन का युद्ध हुआ सॉरी, अमेरिका और स्पेन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में स्पेन की हार हुई। दोस्तों, आप देखेंगे कि जैसे ही स्पेन की हार हुई, अमेरिका इंग्लैंड का प्रभुत्व अमेरिका पे ज़्यादा बढ़ गया। वो वहाँ पे कॉलोनी बसाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वहाँ पे कॉलोनी बसाना स्टार्ट कर दिया तो अमेरिकन्स को दिक्कत आनी शुरू हो गई। इन्हीं क्रम में और भी देशों ने अपनी कॉलोनी बसानी स्टार्ट कर दी, जिससे कि आप जानते होंगे एक सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत वैसे तो 1754 में ही हो गई थी, लेकिन इसकी असली शुरुआत 1756 में, 1756 और 1763 के बीच युद्ध में ज़्यादा मजबूती थी, मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी युद्ध होते थे या फिर उनका तीव्रता उसकी ज़्यादा थी। तो हम सप्तवर्षीय युद्ध को 1756 से 1763 के बीच में देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों, जब युद्ध शुरू हुआ, इसमें फ्रांस की हार हुई। फ्रांस की हार होने के बाद अब इंग्लैंड को अमेरिका पे कब्जा करने का पूरा मौका मिल गया, क्योंकि अब प्रतिद्वंदी नाम मात्र के रह गए थे। तो इंग्लैंड ने बहुत तेज़ी से वहाँ पे अपने नियम कानून और हर तरीके से लागू करना शुरू किया अमेरिकन्स पे। तो दोस्तों, अमेरिकन्स में आप देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया अभी, कि कुछ अमेरिकी इंग्लैंड से भी अंग्रेज भी जाके अमेरिका बस गए थे, क्योंकि इंग्लैंड में अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति होने की वजह से वहाँ लोगों को रहन सहन में दिक्कत आती थी। वहाँ थोड़ी महंगाई बढ़ गई थी या फिर चीज़ें महंगी हो गई थी। वहाँ मतलब सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अमेरिका में अंग्रेज़ों को जाने के लिए खुली छूट दे दी। तो बहुत सारे अंग्रेज़ वहाँ से निकल के इंग्लैंड से पहुँच गए अमेरिका में। वहाँ सस्ती ज़मीन थी, जगह ढेर सारी थी, वहाँ बसना शुरू कर दिए। जैसे ही दोस्तों वहाँ बसना शुरू कर दिए, तो अब जो अंग्रेज़ यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे तो औद्योगिक क्रांति है, सब कुछ परिवहन, सब कुछ सुविधा है। तो यहाँ एक कह सकते हैं स्वतंत्रता की भावना थी कि लोगों में, जैसे कि आज के डेट में देखते हैं काफ़ी ज़्यादा अधिकार मिले हुए लोगों को। तो वहाँ भी 1688 में जो क्रांति हुई थी, रक्तहीन क्रांति कहा जाता है इंग्लैंड की क्रांति के बारे में। तो वहाँ से क्रांति होने के बाद वहाँ पे और ज़्यादा स्वतंत्रता की भावना आ गई थी, और ज़्यादा लोग स्वतंत्र जीवन जीना शुरू कर दिए थे। हस्तक्षेप जीवन में बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब ये लोग अमेरिका में जाके बस गए, और वहाँ पर तो ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ पे इंग्लैंड का कब्जा था। तो वहाँ इंग्लैंड की जो सरकार थी, या इंग्लैंड का जो वायसराय था वहाँ पे, गवर्नर, वो बहुत ज़्यादा वहाँ कब्जा करके वहाँ शोषण मूलक नीतियाँ थी, जैसे कि लोगों को दबा के रखना, ज़्यादा से ज़्यादा उनका शोषण करना,
और दास जैसा उनके साथ ट्रीट करना। तो जब ये चीज़ें जो अंग्रेज़ गए थे यहाँ से इंग्लैंड से, उनके साथ भी हो रही थी, क्योंकि पूरे अमेरिका पर उनकी नीतियाँ लागू होती थी। तो इन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया वहाँ पे। अब इनमें कुछ दार्शनिक थे, कुछ विद्वान थे, कुछ भी थे। तो इन लोगों ने वहाँ के लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया, कम्युनिटी को जगाना शुरू कर दिया, जिससे कि ये लोग अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। और जितना ही ये लोग इधर अपनी अधिकार स्वतंत्रता की मांग करते थे, उतना ही वो लोग कानून को और ज़्यादा कठोर कर देते थे। अब चूंकि ये लोग इंग्लैंड से ही गए थे, तो इनको सारी चीज़ें मालूम थी क्या होता है, कैसे होता है। तो दोस्तों, इन लोगों ने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो लोग सॉरी इंग्लैंड से गए थे अमेरिका। अब दोस्तों, एक चीज़ और बता दूंगा आपको। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की हार हुई, जो फ्रांस के सैनिक यहाँ काम कर रहे थे, यहाँ से लौट के देखे, यहाँ से लौट के गए अपने देश फ्रांस में, तो यहाँ के बारे में वो लोग अपने देश में बताए कि वहाँ कैसे स्वतंत्रता की भावना चल रही है, या फिर क्या कैसे चल रहा है। तो आके अपने देश में लोगों को स्वतंत्रता और अधिकार के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो यहाँ भी, फ्रांस में भी लोगों की चेतना जागृत हुई और लोगों ने यहाँ भी विद्रोह करना शुरू किया। तो एक तरह से देखेंगे कि अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति का भी संबंध है। तो दोस्तों, यह हुआ घटनाक्रम। अब शुरू करते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बारे में। ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन, सॉरी अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इसको देखते हैं दोस्तों। अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसी हुई? शुरुआत हमने आपको बता दिया, किन कारणों से हुई, पृष्ठभूमि बता दिया आपको। आते हैं इसके कारण पे कि इसके कारण क्या क्या थे, मतलब महत्वपूर्ण कारण को। कारण तो बहुत सारे रहते हैं हर चीज़ के, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारण पे हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो महत्वपूर्ण कारण पे दोस्तों आते हैं एक तत्कालिक घटना के बारे में। तत्कालिक घटना बताने से पहले हम एक और घटना आपको बता देते हैं दोस्तों। जैसे ही अमेरिका में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व बढ़ा, वो लोग यहाँ कानून बनाना शुरू किए। तो इंग्लैंड की संसद अमेरिका कानून बनाती थी, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं था अमेरिकन को। अमेरिकन चाहते थे कि हमारे कानून बने तो हमारे देश की संसद में बने सॉरी हमारे देश की संसद में बने। लेकिन कानून कहाँ से बन के आते थे? इंग्लैंड की संसद से। तो लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि 1767 में जब अंग्रेज ये सोचे कि अमेरिकन केवल आंतरिक कर का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने बाह्य कर के बारे में संसद में कानून पारित करा लिया कि ठीक है, हम बाह्य कानून लगाएंगे, आंतरिक कर में कुछ छूट देंगे। लेकिन अमेरिकन क्या बोले कि नहीं, हमें किसी भी तरह के कानून पसंद नहीं है जो कि दूसरे देश की संसद में बनते हैं, हमें अपने देश की संसद में कानून बनाना है। लेकिन अब ये चीज़ विफल हो गई, ऐसा हुआ नहीं और कानून इंग्लैंड की संसद से बन के आ गया। तो दोस्तों, यहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद ये कन्फ्लिक्ट चल ही रहा था कि 1773 में, अब इसके पीछे एक और घटनाक्रम बता दें आपको। 1760 में क्या हुआ कि इंग्लैंड में सरकार बदल गई, जॉर्ज थर्ड की सरकार आई। इस सरकार में उसने ग्रेनविले को प्रधानमंत्री बनाया और ये कहा कि अमेरिका के बारे में अमेरिका के बारे में समझें कि वहाँ पे रिवेन्यू क्यों डाउन हो रहा है, राजस्व क्यों कम आ रहा है, कैसे राजस्व बढ़ाया जा सकता है। तो ग्रेनविले ने काम करना शुरू कर दिया। अमेरिका के जो भी चीज़ें चल रही थी, ट्रेड या फिर जितना भी उनका रिवेन्यू जनरेट होता था, सबके बारे में जानना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, उसने पाया कि काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है, तो उसने कानून को और कठोर बना दिया। कानून को कठोर बनाने में उसने क्या किया कि स्टैम्प एक्ट लागू कर दिया, शुगर एक्ट लागू कर दिया, और जितनी भी अमेरिका में चीज़ें जैसे कारखाना, लिखना पढ़ना, मतलब एक तरह से मान के चलिए कि हर एक चीज़ पे टैक्स बढ़ा दिया गया और टैक्स चोरी को रोका गया। तो जब इतने ज़्यादा कड़े कानून लागू कर दिए गए, तो वहाँ पे व्यापारियों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो गई। तो व्यापारी भी इससे नाखुश थे। तो इस तरह दोस्तों कहा जाता है कि ग्रेनविले, और यही चीज़ अब आगे और भी ज़्यादा जोर पकड़ने वाली है, क्योंकि ग्रेनविले जहाँ आया था कि अमेरिका में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, आप देखेंगे ग्रेनविले ने कैसे अमेरिका को खो दिया, ग्रेनविले की नीतियों ने कैसे अमेरिका को खो दिया। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि 1773 में, आप बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते होंगे। बोस्टन टी पार्टी घटना, मुझे लगता है कि जितने लोग हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, कुछ न कुछ आप अपने पहले के उसमें सुने जरूर होंगे इसके बारे में। हम आपको आज इसके बारे में ठीक से बता देते हैं। जब दोस्तों यहाँ देखेंगे, बोस्टन टी पार्टी 1773 की घटना है। बोस्टन वहाँ का एक बंदरगाह है। तो अमेरिकियों ने क्या किया कि पहले जितने भी अमेरिकी जहाज़ थे, वो अमेरिकी जहाज़ या फिर अमेरिका के जहाज़ जो व्यापार वाले थे, उसमें अमेरिका ने कानून बना दिया था कि कोई भी जहाज़ अमेरिका जाने से पहले वो इंग्लैंड जाएगा। तो इंग्लैंड में भी कुछ टैक्स लग जाते थे, उसके बाद अमेरिका जाता था। तो क्या होता था कि चीज़ें महंगी हो जाती थी। इन चीज़ों के महंगाई होने की वजह से अमेरिका में और विद्रोह हो गया। तो अमेरिका ने क्या किया, जो चाय जाती थी, तो अमेरिका ने कहा कि अब चाय के जितने भी जहाज़ हैं वो इंग्लैंड नहीं जाएंगे, वो सीधे ही अमेरिका जाएंगे। तो इससे क्या होगा, चाय थोड़ी सस्ती हो जाएगी। तो देखेंगे दोस्तों कि लॉर्ड नॉर्थ उसका नाम था,
जिसने कि ये नीति ले आया था। तो दोस्तों उसने क्या किया कि उसने कहा कि हम अमेरिकियों को सस्ती चाय पिलाएंगे, लेकिन अमेरिकी बोले कि हमें अब बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, हमें अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो हम कर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे सॉरी, चाहे आप जितनी भी उसमें कोशिश कर लीजिए, चाहे जितना आप कह सकते हैं जितनी छूट दे दीजिए। लेकिन दोस्तों सस्ती चाय होने के बावजूद अमेरिकन्स ने बोस्टन के बंदरगाह पर अमेरिकी जहाज, इंग्लैंड के जहाज को लूट लिया। तो इसमें सैमुअल एडम्स ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि अमेरिका की तरफ से थे। जहाज को लूटने के बाद अमेरिकियों ने समझा कि ये मतलब कि उनके लिए एक चुनौती थी, एक चैलेंज था, और एक तरह से कह सकते हैं कि उनके लिए एक सिग्नल भी था कि अब मतलब कि उपनिवेश उनके हाथ से जाने वाला है। तो उसने क्या किया कि कठोर करना शुरू कर दिया, सैनिक बुलाया, सैनिक भर्ती करना शुरू कर दिया, अमेरिका को विद्रोही देश घोषित कर दिया, विद्रोही उपनिवेश घोषित कर दिया। ये सब नीतियाँ उस शासक की कमज़ोर नीतियाँ कही जा सकती हैं, जो कि विद्रोह को बढ़ाने में और इम्पॉर्टेंट हो गई। तो दोस्तों जैसे ही उसने ये सब बढ़ाना शुरू कर दिया, और अब वो तो क्रांति में एक तरह से कूद ही चुके थे अमेरिकन्स। अब 1773 के बाद कहने लगे कि अब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अगर हमारे देश, पहले तो हमारे देश में कानून, हमारे देश की संसद में कानून बनना चाहिए, और उसके बाद उसमें अमेरिकन्स का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए उनकी जनसंख्या के हिसाब से, या फिर जितना भी उनका वो है। तो लेकिन अंग्रेज इसको मानने में बिल्कुल तैयार नहीं थे, प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहते थे। अगर प्रतिनिधित्व नहीं दिए तो अमेरिकन्स विद्रोह शुरू कर दिए। तो 1774 में सॉरी 1774 में फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ। दोस्तों इस सम्मेलन में अमेरिकन्स ने, या फिर अमेरिका के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने मांग की कि हमें स्वशासन चाहिए, हमें उपनिवेश में स्वशासन चाहिए। लेकिन अमेरिकन, इंग्लैंड वाले इसको भी मानने से इनकार कर दिए कि स्वशासन। तो जब ये बैठक विफल हो गई तो एक तरह से मान लीजिए कि क्रांति होना तय हो गया। उसके बाद दोस्तों दोबारा सम्मेलन फिलाडेल्फिया में बुलाया गया फिर से 1776 में, और इस सम्मेलन में 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे अमेरिकन थे, उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ, मतलब कि कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं, या फिर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो हमारे दोस्त, वो कैसे इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आने वाले हर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम में इस टॉपिक से, तो उसको हम लास्ट में बताएंगे वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 4 जुलाई 1776 को जो स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई अमेरिकन के द्वारा तो अब एक तरह से युद्ध की शुरुआत हो गई। इंग्लैंड बिल्कुल उपनिवेश खोना नहीं चाहता था, लेकिन युद्ध शुरू हो जाने से तो लास्ट तक में हम देखेंगे कि ये युद्ध चलता रहा, बातचीत चलती रही, या फिर ये सब चलता रहा, और इसकी अंत हुई जाकर 1783 में। 1783 में एक पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि में दोस्तों देखेंगे कि अमेरिकन की जीत हुई, और ब्रिटेन को वहाँ से देश छोड़ना पड़ा, अपने उपनिवेश को स्वतंत्र घोषित करना पड़ा, या फिर वो स्वतंत्र हो गए। तो दोस्तों सॉरी, अमेरिका की तरफ से जॉर्ज वाशिंगटन प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और उन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1783 की पेरिस की संधि में। तो यहाँ से दोस्तों देखेंगे कि ये तात्कालिक कारण था। अब आते हैं कुछ और कारण पे। अब देखेंगे दोस्तों कि स्वतंत्रता की चेतना, जैसा कि मैंने बताया कि जब अंग्रेज इंग्लैंड से गए थे और वो अमेरिका में पहुंच गए, तो जो भावना उनकी स्वतंत्रता की यहाँ थी वही भावना उनकी वहाँ भी थी। तो वो लोग भी पूरी तरह से फ्रीडम चाहते थे, हर अधिकार चाहते थे। आगे कारण में आते हैं दोषपूर्ण शासन व्यवस्था के बारे में, कि कैसे इंग्लैंड के शासन दूरदर्शिता नहीं दिखा पाए, और कैसे चीज़ों को संभालने की बजाय और चीज़ें बिगड़ती चली गई। जो जॉर्ज तृतीय थे उन्होंने चीज़ों को बनाने के बजाय और बिगाड़ दिया। जैसे कि उन्होंने वहाँ पे जितने कानून लाए, सैनिक भर्ती शुरू कर दिया, या फिर विद्रोह को दबाने की कोशिश कर दी, बातचीत करने से मना कर दिया, वार्ताएं विफल होती चली गई आगे की, तो संभाल नहीं पाए वो इस चीज़ को। आगे देखते हैं दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध में क्या हुआ था सॉरी, सप्तवर्षीय युद्ध होने के बाद जैसे ही फ्रांस की वापसी हो गई अमेरिका से, तो अब अमेरिकन के सामने टारगेट केवल ब्रिटेन रह गया था, क्योंकि पहले फ्रांस था और ब्रिटेन था। जब फ्रांस आक्रमण करे तो ब्रिटेन उनकी मदद कर देता था, तो इसलिए वो लोग विद्रोह कर नहीं पाते थे। लेकिन अब के चरण में क्या हुआ कि जैसे ही फ्रांस की वापसी हो गई, तो अब अमेरिकन से ब्रिटेन का विरोध करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब उनके सामने एक चुनौती रह गई थी, केवल कि ब्रिटेन को देश से भगाना और स्वतंत्रता को प्राप्त करना। तो इस तरह सप्तवर्षीय युद्ध में उसने उनकी मदद की। और दोस्तों देखते हैं कि औपनिवेशिक कानून, जैसा कि अंग्रेज़ों ने अपने देश की संसद में अमेरिकन के लिए कानून बनाए थे, वो कानून कितने
मतलब कि अमेरिकन्स के लिए ख़तरनाक थे या फिर अमेरिकन को बिल्कुल भी ख़त्म करना चाहते थे, नहीं लागू करवाना चाहते थे अपने देश में। तो दोस्तों उन कानून के बारे में हम चर्चा करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण औपनिवेशिक कानून के बारे में, जिसमें एक था नौ परिवहन का कानून, जिसको आप कह सकते हैं नेविगेशन लॉ। फर्स्ट दोस्तों देखते हैं नेविगेशन लॉ। फर्स्ट कानून नेविगेशन लॉ। ये लॉ आया था 1651 में। उसके बाद दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। नौ परिवहन कानून में क्या था कि इंग्लैंड और उसके जो उपनिवेश थे उनके जहाज़ों में केवल अमेरिकी बंदरगाह पे जा रहे थे, या फिर जो कानून सॉरी जितने भी अमेरिका के आयात निर्यात होते थे उनको अब ये कह दिया गया कि वो ब्रिटेन की जहाज़ों से ही केवल आयात निर्यात कर सकते हैं, अपनी पर्सनल जहाज़ को यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये हो जाने की वजह से अमेरिकी व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि अब उनके आयात निर्यात में अमेरिकी अपना माल भाड़ा दरें या फिर हर चीज़ में मनमानी करना शुरू कर दिए और टैक्सेस को बढ़ा दिए। तो इस वजह से अमेरिकी व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दूसरा कानून आया औद्योगिक कानून। औद्योगिक कानून में दोस्तों अमेरिकन ने इंग्लैंड ने कहा कि जितनी चीज़ें इंग्लैंड में बनती हैं उन चीज़ों का प्रोडक्शन अब अमेरिका में नहीं होगा, वो चीज़ें केवल इंग्लैंड से ही बन के आएंगी, जैसे कि तांबा गलाने की चीज़ें या फिर लोहा गलाने, लोहे की चीज़ों को बनाने के लिए, वस्त्रों को बनाने के लिए, टोपियों को बनाने के लिए। तो कहा कि अगर इन चीज़ों के कारखाने अगर इंग्लैंड में हैं तो अमेरिका में इन कारखानों को बंद कर दिया जाएगा। ये चीज़ें, कच्चा माल यहाँ से जा सकता है लेकिन असली या फिर फाइनल प्रोडक्ट वहीं से बन के आएगा। दोस्तों औद्योगिक कानून ने बहुत ज़्यादा, और भी वहाँ के व्यापारी जो थे, उद्योग कारखाने थे, छोटे स्तर पे थे, उनको एकदम ख़त्म करके रख दिया। दोस्तों तीसरे नंबर पे देखते हैं व्यापारिक कानून। व्यापारिक कानून में क्या था कि अमेरिका में उत्पादित वस्तुएं जैसे कपास थी, चावल थी, तंबाकू का, इन सब का निर्यात क्या कहा कि इंग्लैंड ने कहा केवल इनको निर्यात इंग्लैंड में ही किया जा सकता है, किसी अन्य देश में इनको निर्यात नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों बाध्य हो गए अमेरिकन अपने प्रोडक्ट को, जैसा कि मैंने इन चीज़ों को बताया, कपास, चावल, तंबाकू, ये मेजर वहाँ के प्रोडक्शन थे, तो इनको इंग्लैंड में बेचना पड़ता था। अब इंग्लैंड क्या था, इसने मनमानी करना शुरू कर दिया कि वो मूल्य बढ़ाए घटाए चाहे जो करे। तो इस तरह से शोषण और ज़्यादा बढ़ गया। इसमें किसानों का भी बहुत ज़्यादा शोषण हुआ इस कानून में, व्यापारियों का भी बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। तो ये सब चीज़ें मिले क्या किया कि अमेरिका क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू कर दिया, और इंग्लैंड के विरुद्ध यहीं से लोगों में भावना भड़कनी शुरू हो गई, क्योंकि हर तरीके से ये लोग परेशान कर रहे थे। आगे में देखेंगे दोस्तों बौद्धिकों की क्या भूमिका थी इसमें, मतलब कि जो दार्शनिक विचारक थे उनमें उनका क्या रोल था इस क्रांति के बारे में। इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण नाम आते हैं जैसे टॉमस पेन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जेम्स ओटिस। इन लोगों ने महत्वपूर्ण, मतलब कि लोगों को जगाने में अपना योगदान दिया, लोगों को अधिकार को बताने में अपना योगदान दिया। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो विश्व के इतिहास में भी बताया कि दार्शनिकों की कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है किसी भी क्रांति के बारे में। अगर कोई राजा या फिर कोई सरकार अत्याचार करती है तो लेखक, दार्शनिक, मीडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं जनता को बताने में कि कैसे आपके साथ शोषण हो रहा है, कैसे आप इसको दूर कर सकते हैं, कैसे आप जागरूक हो सकते हैं। तो यही दोस्तों यहाँ भी था कि अमेरिका की क्रांति में भी बौद्धिकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें जेम्स ओटिस ने कहा कि अभी तक, मतलब एक तरह से आप मानेंगे, अगर आप देखेंगे थोड़ा ऊपर से, जितनी भी सरकारें होती हैं, जितने भी राजा होते हैं, या फिर हम अपवाद की बात नहीं करते लेकिन मैक्सिमम ऐसे होते हैं कि उनमें जनता का शोषण ही होता है, और राजतंत्र में, तानाशाही में तो शोषण होता ही है। तो यहाँ भी ऐसा होता था। तो इसमें जेम्स ओटिस ने कहा कि हमेशा से हमेशा से इतिहास के राजा दमनकारी होते आए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि दमन करना उनका कोई अधिकार बन जाता है। इस चीज़ को आप समझिए कि अगर हमेशा से दमन करते आए हैं तो अब ऐसा थोड़ी है कि उनका अधिकार ही बन गया कि जो राजा आएगा वो दमन ही करेगा क्योंकि उसका एक राइट है। ऐसा कुछ नहीं है। जेम्स ओटिस ने लोगों को इसके बारे में जगाया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने अधिकार के लिए उठिए और लड़िए। दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि शासकों की जो भूमिका थी उसमें पीएम ग्रेनविले, जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉर्ड नॉर्थ बताया मैंने आपको। अब ग्रेनविले ने क्या किया इसमें, ग्रेनविले की जो नीतियाँ थी वो अमेरिका को खोने में बहुत ज़्यादा सहयोग की। एक तरह से ये, जैसे कि कोई चीज़, जैसे अमेरिका का उपनिवेश चला गया, अमेरिका का उपनिवेश इंग्लैंड के हाथ से चला गया, तो महत्वपूर्ण भूमिका कह सकते हैं ग्रेनविले की ही थी। ग्रेनविले ने क्या किया कि अमेरिका के बारे में पढ़ना शुरू किया, कैसे वहाँ टैक्स बढ़ाया जा सकता है, कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो उसने दोस्तों इस चीज़ में क्या किया कि कई सारी चीज़ों पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में पहले भी बताया क्या क्या वो जिस पे टैक्स लगाया। उसमें स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट, या फिर
जितने भी वहाँ पे छोटे मोटे कारखाने थे या फिर पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था, जितने भी लाइसेंस लेने होते थे, कानूनी दस्तावेज जितने होते थे, सब पर टैक्स लगाया। इतना भयंकर टैक्स लगाया कि अमेरिकी टैक्स देते देते परेशान हो गए। जैसे ही वो कुछ भी करें, हर चीज़ में टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरह से अमेरिकियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया और उनका शोषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उन्होंने विद्रोह को एकदम अपना पहला तरीका अपनाया है सॉरी, कि कैसे विद्रोह को आगे बढ़ा के स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, हमने अभी आपको लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति के बारे में बताया था। इसने भी बोस्टन टी पार्टी घटना करवाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया, क्योंकि ये चाय का रेट घटाने के चक्कर में ये थे कि हम रेट घटाएंगे और अमेरिकन खुश हो जाएंगे और चाय पिएंगे और हमें देश से भगाने के बारे में नहीं सोचेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं हुआ। इन्होंने चाय घटाया रेट, लेकिन अमेरिकन तब भी विद्रोह कर दिया और जहाज़ को लूट लिया। ये एक मेजर घटना मानी जाती है। ऐसे ही दोस्तों कुछ घटनाओं से दुनिया में जो मैसेज गया, तो दुनिया के अदर देश थे, दूसरे देश थे, वो समझ गए कि इंग्लैंड ऐसा नहीं है कि हार नहीं सकता, वो हार सकता है। और उसके उसके लिए और भी जगह ऐसी भावनाएं उठनी शुरू हो गई। लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए, क्योंकि इंग्लैंड के बहुत उपनिवेश थे उस समय। दोस्तों, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं अपने देश के बारे में भी कि ये 1773 है। इसके पहले आप देखेंगे 1757 भारत में भी प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो वहाँ से भी इंग्लैंड भारत में भी अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अब इसी बीच आप देखेंगे कि जैसे ही 1776 में क्रांति हो गई इंग्लैंड में सॉरी, अमेरिका में, तो इस क्रांति ने क्या मैसेज दिया कि इंग्लैंड को, कि अगर वो अपने उपनिवेशों में छूट देगा, लोगों को जागरूक होने के लिए देगा, पढ़ने लिखने का मौका देगा, दार्शनिक बनने का मौका देगा, तो वो आगे चल के उसके लिए ही संहारक बन जाएंगे। जैसा कि उसने देखा कि जो अमेरिका से गए थे, जो ब्रिटेन के लोग गए थे अमेरिका में, उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के खिलाफ ही युद्ध शुरू कर दिया, ब्रिटेन के खिलाफ ही लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। तो एक तरह से भस्मासुर टाइप का बन गया कि उन्हीं को भड़का रहा है वहीं से जाके। तो ब्रिटेन ने क्या किया, अपने जो अन्य उपनिवेश थे उस पर कठोर शासन शुरू कर दिया, कि मतलब कि जैसी घटना यहाँ हो गई अन्य किसी उपनिवेश पे ना होने पाए सॉरी। इसी चक्कर में देखेंगे दोस्तों, भारत में भी उस समय अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो वह सॉरी, तो यहाँ भी वो क्या किए कि 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट ले आए, जिसमें कानून को और मजबूत किया। फिर 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की नीति ले आया। तो यहाँ और उसके बाद दमनकारी, फूट डालो राज करो जैसे कर्जन, और आगे आप देखते गए कि बंगाल विभाजन कैसे हुआ। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी अमेरिका की क्रांति ने महत्वपूर्ण रोल दिया। यहाँ से भी क्या था कि वहाँ क्रांति हो रही थी अमेरिका में और शासन कठोर हो रहा था भारत में, क्योंकि भारत को वो लोग खोना नहीं चाहते। तो इतने सारे एक्ट ले आए। आप हम आपको जब भारत का इतिहास पढ़ाएंगे, स्वतंत्रता का संघर्ष पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे इन चीज़ों को डिटेल में। लेकिन अभी हम आपको अमेरिका क्रांति के बारे में बताते हैं। तो हम बताए कैसे कि भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ा, भारत के साथ ही पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ा अमेरिका की क्रांति का। फ्रांस से भी कुछ प्रभाव पड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फ्रांस के सैनिक लौटे थे, अपने देश में जाकर जागरूकता की भावना पैदा किए, लोगों को जगाए। उसके बाद दोस्तों आगे आते हैं, थोड़ा सा ये बता देते हैं कि इंग्लैंड पे क्या प्रभाव पड़ा इस क्रांति का। इंग्लैंड का तो सॉरी, इंग्लैंड ने जब इस उपनिवेश को खो दिया, तो उसने क्या किया कि और जो उसको उपनिवेश थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अभी जब वहाँ वो मजबूत नहीं था, अभी शुरुआती स्टेज में था उनको कब्जा करने में या फिर उनमें अधिकार करने में, वहाँ पे उसने बहुत कठोर हो गया। तो कहा जाता है कि इंग्लैंड ने अमेरिका को खो दिया, लेकिन दक्षिणी मतलब कि धरती के दक्षिणी उस हिस्से से कुछ चीज़ों को कब्जा भी कर लिया। तो कुछ खोया और कुछ पाया वाली कहानी हो गई। लेकिन अमेरिका को खो के ज़्यादा खोया सॉरी, क्योंकि अमेरिका एक महत्वपूर्ण देश था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ जगह भी अवेलेबल थी और काफ़ी इंग्लैंड के लोग यहाँ आके बस भी चुके थे। तो ये लेकिन इनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन इसको इन्होंने खो दिया। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि इस क्रांति का स्वरूप क्या था, कि मतलब किन लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या फिर कैसे, या कह सकते हैं कि इनका परिणाम क्या हुआ, इस क्रांति का परिणाम क्या निकला। तो दोस्तों इस क्रांति के परिणाम में हम देखेंगे कि आप जहाँ भी देखेंगे क्रांति हुई, मध्य वर्ग का वहाँ महत्वपूर्ण रोल था। फ्रांस में भी देखें मध्य वर्ग की क्रांति की वजह से रोल हुई। भारत में सॉरी, भारत में भी जो क्रांति हुई, यहाँ भी मध्य वर्ग ने अपनी भूमिका निभाई। यहाँ तो मान लीजिए कि हर वर्ग ने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन अमेरिका में क्या था, जो मध्यवर्गीय स्वरूप था इसका, शिक्षित वर्ग था, इसने क्रांति का नेतृत्व अपने हाथ में लिया और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ मानवाधिकार की बात हुई, गणतंत्र की बात हुई,
और जैसा कि एक अच्छा मतलब जिसको कहते हैं कि संविधान की स्थापना की बात हुई, तो इसके परिणाम हम देख सकते हैं कि एक था अमेरिका का संविधान। अमेरिका में संविधान जिस तरीके से लिखा गया वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन के उभरा। भारत ने भी अपने संविधान बनाने में अमेरिका के संविधान से काफ़ी मदद ली। दोस्तों, भारत ने अपने संविधान बनाने के बारे में कई सारे देशों की मदद ली। इसके बारे में हम जब पॉलिटी में वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि अमेरिका की क्रांति में किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ। अमेरिका की क्रांति में दोस्तों एक लिखित संविधान आया। मतलब पहले संविधान लिखित नहीं होते थे। इंग्लैंड में तो आज भी कोई लिखित संविधान नहीं है। वहाँ पे संसद ही सर्वोच्च है। जो संसद लिख देगी, जो संसद में पारित हो जाएगा, वही वहाँ कानून बन जाएगा, वही संविधान बन जाएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। सॉरी, अमेरिका में एक लिखित संविधान बनाया गया, क्योंकि अमेरिका एक फेडरल था। कई सारे अमेरिकी देशों को मिलके जोड़ के बनाया गया अमेरिका देश था, तो सबकी भावनाओं को थोड़ा थोड़ा देखना था। तो वहाँ पे लिखित संविधान बनाया गया जिससे कि आगे कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। तो दोस्तों वहाँ लिखित संविधान बना या और शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत बनाया गया, जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बारे में आप जानते होंगे कि ये अपनी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें, अपने अपने क्षेत्र में काम करें। और न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया, जैसे कि भारत में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है, वहाँ भी स्वतंत्र न्यायपालिका है। और दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई कि धर्म जैसी कोई बात नहीं होगी, भेदभाव जैसी कोई बात नहीं होगी, नस्ल विरोधी बात नहीं होगी। इन सब चीज़ों को उसने अपने संविधान में डाला। दोस्तों इस तरह से अमेरिका का संविधान का जो परिणाम था, अमेरिका क्रांति का परिणाम था, वो पूरे देश के लिए आज भी एक मिसाल बना हुआ है कि किस तरह के संविधान से लोग सीख रहे हैं कि संविधान किस तरह से बनाया जाए। हमने भी बहुत ज़्यादा सीखा, हमारे देश ने भी संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका आई। सॉरी। तो दोस्तों इस तरह हम देखें कि अमेरिका की क्रांति के क्या पृष्ठभूमि थी, क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, क्या स्वरूप था। अब हम आपको जैसा कि बताए थे कि इस वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड बातें भी बताएंगे। एग्ज़ाम के लिए उसमें कितनी बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उसके पहले दोस्तों हम एक इसके बारे में आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि जिससे कि आप आगे चल के इसको अगर लिखना चाहें या पढ़ना चाहें, याद रखना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें यह है कि अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हम अपने टेलीग्राम की लिंक इस चैनल में दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसमें आते हैं दोस्तों अमेरिका क्रांति में फर्स्ट नंबर पे देखते हैं इसका बैकग्राउंड। पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। सेकंड नंबर पे आएंगे हम इसके रीजन्स के बारे में बताएंगे या फिर क्रांति के कारण के बारे में बताएंगे। कारण लिख देते हैं, कारण के बारे में बताएंगे। कारण में कुछ प्रमुख कारण हम इस तरीके से बता देते हैं आपको कि वहाँ का तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण, फिर वहाँ की शासन व्यवस्था, जो कि दोषपूर्ण थी, उसने कितनी भूमिका निभाई। सॉरी। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। उसके बाद दोस्तों और देखेंगे हम नीचे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि जो औपनिवेशिक कानून थे, औपनिवेशिक लॉ सॉरी, जो कि 3 थे, उसके बारे में हम आपको बता दिए। 3 इम्पॉर्टेंट थे, और भी थे। चलिए हम 3 कानून के बारे में इसको आपको यहाँ इधर बता देते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको याद रहे। देखिए दोस्तों 3 कानून कौन कौन से थे। पहला तो नेविगेशन एक्ट था, नेविगेशन एक्ट। और उसके बाद औद्योगिक कानून, इंडस्ट्रियल एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट था। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे तीसरा जो था वहाँ का, तीसरे कानून के बारे में देखेंगे। इंडस्ट्रियल एक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों आपको। यहाँ हम आपको डिटेल तो पहले ही बता चुके हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ और बता देते हैं सॉरी, कि जो इंडस्ट्रियल कानून थे, इंडस्ट्रियल कानून में दोस्तों उन्होंने जो उन पर रोक लगा दिया कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, प्रोडक्शन इंग्लैंड में होगा और क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। तीसरे कानून के बारे में देखते हैं दोस्तों।
इसको एरो दे देते हैं। थर्ड लॉ था ट्रेड लॉ। ट्रेड लॉ, ये 3 इम्पॉर्टेंट थे, मतलब 3 इम्पॉर्टेंट लॉज थे जो कि अमेरिकी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम अपने अगले पॉइंट पे, औपनिवेशिक लॉ के बाद बौद्धिकों की भूमिका, जिसमें हम बताए, आपको कुछ नाम बताए, इसमें आप उसको लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। बौद्धिकों की भूमिका। अगले नंबर पे आते हैं शासकों की क्या भूमिका थी। दोस्तों हम इसको आपको बता दिए हैं, आप समझ गए होंगे, आप इसका डिटेल अपने से कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम इसको डिटेल में भी कुछ लिख के पीडीएफ अपलोड कर देंगे। सॉरी, शासकों की भूमिका। अब शासकों की भूमिका में भी आप, हम 2 चीज़ बताए आपको। एक तो जो पीएम था ग्रेनविले, सॉरी ग्रेनविले, और दूसरी थी लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति जो थी, लिख देते हैं। लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं स्वरूप में, जैसा कि आप यहाँ देख चुके हैं। फर्स्ट में बैकग्राउंड, सेकंड में रीजन, थर्ड में हम कहते हैं उसका स्वरूप या फिर उसके परिणाम क्या हुए। स्वरूप में दोस्तों पहला मध्यवर्गीय स्वरूप, जिसमें मध्य वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मध्यवर्गीय स्वरूप। सेकंड था प्रगतिशील स्वरूप। प्रगतिशील स्वरूप में आप देखेंगे कि जैसे वहाँ संविधान का निर्माण हुआ, स्वतंत्रता की बात आई, सॉरी मानवाधिकार की बात आई, लिखित संविधान बनाया गया, लोगों के अधिकारों को तवज्जो दी गई, फेडरल बनाया गया। प्रगतिशील स्वरूप था, दुनिया के लिए एक, मतलब कि एक सीख थी ये। अगला था उपनिवेश विरोधी स्वरूप, कि उपनिवेश विरोधी स्वरूप। दोस्तों इस तरह से देखेंगे आप कि ये इसका स्वरूप था। ये आप एक बना सकते हैं, अगर कहीं लिखना होगा आपको कुछ आंसर्स या फिर कुछ समझने के लिए भी रख सकते हैं। हेडिंग पता रही थी, आप उसको डिटेल अपने आप कर लेंगे। और इसके बाद हम आते हैं दोस्तों अपने एग्ज़ाम वाले टॉपिक पे, कि एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको बतानी है, उस पर आते हैं हम। तो एग्ज़ाम रिलेटेड बातों में आने से पहले हम कुछ डेट्स पे बात करेंगे, कुछ मतलब कि फैक्ट्स जो होते हैं उस पे बात करेंगे, सॉरी फैक्ट्स पे बात करेंगे। तो हम सॉरी देखेंगे कि सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए 1498 कोलंबस। इसको हम हेडिंग दे देते हैं एग्जाम्स। सॉरी दोस्तों, ये 1498 में कोलंबस, और साइड में आपको बता देते हैं कि 1400, अब वास्को डी गामा आप मान लीजिए कि जो भारत आया था, इसके बारे में भी आप जानते रहिए। 1498 में कोलंबस, सॉरी 1492 नहीं, 1498 होगा यहाँ पे। 1492 में दूसरा था, 1498 में, सॉरी 1492 में कोलंबस। अब दोस्तों कोलंबस ये एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका की खोज कब हुई, अमेरिका की खोज किसने की, या फिर इस तरह से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो एक प्रश्न आपको मान लीजिए कि ये सॉलिड है कि अमेरिका की खोज कब हुई या फिर किसने की, 1492 कोलंबस द्वारा। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि 1588 में स्पेन और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ। इंग्लैंड और स्पेन के बीच में सॉरी युद्ध लिख देते हैं, या फिर वार लिख लीजिए, युद्ध। उसके बाद दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ 1756 से 1763, 7 ईयर्स वार कहते हैं इसको।
इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि और भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। ये 3 चीज़ें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम में कई बार इससे प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि 1760 में एक घटना हुई जिसमें इंग्लैंड में शासन बदला। तो वहाँ पे क्या था कि जॉर्ज थर्ड शासक बना और पीएम बना ग्रेनविले। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 1700 सॉरी 1765 में 1765 में स्टाम्प एक्ट आया। वहाँ पे स्टाम्प एक्ट आप लोग जानते ही होंगे, अपने भी देश में स्टाम्प लगता है। आप कुछ भी बनवाने जाते हैं एफिडेविट या फिर कोई भी चीज़, तो वहाँ पे स्टैंप लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक बुक है जो कि टॉमस पेन की है, कॉमन सेंस नाम से। ये भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि सॉरी कॉमन सेंस बुक किसने लिखा था? तो टॉमस पेन ने। टॉमस पेन। इसको दोस्तों हम हिंदी में लिख देते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इस बुक का नाम था। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, हम इस समय एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ चीज़ों को बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम में आ सकती हैं, डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। तो इसके बाद दोस्तों देखते हैं और कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें अगर निकल के आए तो सॉरी। और एक घटना जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 1773 बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी घटना, ये भी एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई। दोस्तों ये आप समझ सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि कोलंबस किस देश का निवासी था, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ हम आपको बता देते हैं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं सॉरी। जो कोलंबस था, कोलंबस इटली में एक जगह है जिनेवा, वहाँ का निवासी था। इसका जन्म हुआ था 1451 में, सॉरी 1451 1451। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी कोलंबस के जन्म के बारे में पूछ लेता है, कहाँ का है। वास्को डी गामा के बारे में पूछ लेता है। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था और ये भारत में 1498 में कालीकट के तट पे पहुंचा। यहाँ हम आपको बता देते हैं कालीकट। इसके बारे में आप जानते होंगे, केरल के शासक जमोरी ने इसका स्वागत किया सॉरी इसका स्वागत किया था। दोस्तों कोलंबस के बारे में बता दें कि ये 1497 में जुलाई 1497 में अपनी यात्रा स्टार्ट की थी और भारत में मई 1498 में जाके पहुंचा था। तो लगभग इसको देख सकते हैं कि 1 साल से कुछ कम ही का समय लगा भारत तक पहुंचने में, जिसमें यह अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए पहुंचा। भी आपको हम मैप में बता देंगे कैसे कौन किधर गया। दोस्तों ये इतनी चीज़ें थी कि एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको आप नोट कर सकते हैं और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं, थोड़ा सा मैप के बारे में चर्चा कर लेते हैं सॉरी, कि क्या अमेरिका, कहाँ अमेरिका, कैसे कुछ है। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि आप एक देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट्स का मैप आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यहीं पे अमेरिकी युद्ध की या अमेरिकी वार की बात चल रही थी, अमेरिकी क्रांति की बात चल रही थी। ये सब चीज़ आप देखेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अलास्का वाला एरिया है, ये पहले रूस का एरिया हुआ करता था। इसको अमेरिका ने बाद में ख़रीद लिया था रूस से। तो देखिए कितना दूर है, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यहाँ अलास्का। तो सॉरी, ये एरिया जो है ये मध्य अमेरिका कही जाती है। ये एरिया दक्षिण अमेरिका कहा जाता है इसको, जिसको लैटिन अमेरिका भी कई बार कह देते हैं। दोस्तों आपने एक बार सुना होगा टाइटैनिक मूवी के बारे में
हम समझते हैं कि सब लोग जानते होंगे, सब लोग सुने होंगे। टाइटैनिक कहते हैं डूब गया था। तो आपको ये जानना चाहिए कि टाइटैनिक डूबा कहाँ था। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि इतना जान लिया कि डूब गया तो मान लो डूब गया, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि डूबा कहाँ था। तो यहीं पे दोस्तों एक सारगैसस सी है, यहाँ पे जाकर टाइटैनिक डूब गया था। एक बरमूडा ट्रायंगल के नाम सुना होगा आपने, और इस तरह की चीज़ें। तो सारगैसस सी में क्या था कि बहुत ज़्यादा मौसमी घटनाएं होती थी, या फिर यहाँ का क्लाइमेट ठीक नहीं रहता था। उस समय इतनी जानकारी थी नहीं, विज्ञान इतना आगे गया नहीं था कि इन चीज़ों को जान पाए। तो सारगैसस सी या इसके आसपास के एरिया में बहुत सारे जहाज़ डूब गए, या फिर बहुत सारे पानी वाले जहाज़ या फिर हवा में उड़ने वाले जहाज़ डूब गए। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सारगैसस सी था जिसमें टाइटैनिक जहाज़ डूब गया था। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। ये ग्रीनलैंड का एरिया है। आप देखेंगे कि जो ग्रीनलैंड का एरिया है ये बर्फ़ से जमा रहता है, और ये डेनमार्क के अंडर में है सॉरी, अमेरिका के बगल में है लेकिन है डेनमार्क का। आप देखेंगे कि डेनमार्क कितना दूर है। ये डेनमार्क है, सॉरी, ये डेनमार्क है, और इसका शासन यहाँ ग्रीनलैंड पे है। अगर आप कहेंगे तो हम कमेंट में चर्चा बताएंगे, तो हम इसको चर्चा करेंगे किस तरह से इसने इतना अधिकार कर लिया डेनमार्क पर। तो इसकी दूरी यहाँ है। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे कि ये फ्रांस है, ये इंग्लैंड है। इसने इंग्लैंड ने यहाँ से जाके यहाँ पे कब्जा कर लिया, इतना दूर। और यही इंग्लैंड पूरे दुनिया पर लगभग कब्जा कर लिया। हम आपको दिखाएंगे अभी कि भारत इंग्लैंड से कितना दूर है, फिर भी उपनिवेश इंग्लैंड ने कितने दूर सॉरी कितने दूर दूर तक अपने उपनिवेश बनाए। यहाँ पे दोस्तों आप अमेरिका का मैप देख सकते हैं, किस तरह से अमेरिका का मैप है, या फिर किस तरह से कब्जा किया और से देश। और मैं आपको स्पेन बता देता हूँ। इटली के बारे में हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, या करने वाले हैं। आप उस अपलोड कर दिए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। ये है इटली यहाँ पर आपका। अभी हम दूसरे मैप में आपको जूम करके दिखा देंगे, यहीं पे आपको दिखा देते हैं जूम करके, लेकिन ये वीडियो इतना, ये फ़ोटो इतनी क्लियर नहीं है, आप ऊपर से ही देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अमेरिका का मैप मुझे लगता है समझ गए होंगे, जान गए होंगे सॉरी, कि अमेरिका कहाँ विश्व के मानचित्र में, कौन सा महासागर। इधर आप देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर है, अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पूर्व में सॉरी अटलांटिक महासागर है। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो में देखेंगे, अगर आप हमें फॉलो करेंगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो हम आपको ये अपने आईपैड या पेंसिल स्टाइलस के थ्रू देखिए किस तरह से हम आप मैप में हर एक चीज़ को इंडिकेट करके आपको दिखा सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ है। सीधे फोटो में उतनी चीज़ें नहीं समझ में आती जितनी इंडिकेट करके समझ में आती हैं। तो आप हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, हम चीज़ों को आपको एकदम क्लियर करके बताएंगे, कौन सी चीज़ कहाँ है, सही है, गलत है, क्या कैसे, हर चीज़ को आपको बताएंगे। दोस्तों और भी मैप हम ले लेते हैं जहाँ पे कि आपको समझ में आएगा चीज़ें, और थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको और भी मैप दिखा देते हैं, विश्व का मैप दिखा देते हैं, जिसमें आप और अच्छी तरह चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों ये है वर्ल्ड का मैप। अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ हम आपको हर चीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है। इंडिया आप देख सकते हैं कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, यूरोप क्या है, रसिया क्या है, चाइना क्या है। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं इस मैप पर अच्छी तरीके से। ये इंडिया है, यहाँ इंडिया, ये ब्रिटेन है, लिख देते हैं, बहुत छोटा है समझ में नहीं आ रहा है, ब्रिटेन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चाइना का एरिया है, ये रसिया है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए दोस्तों, जो थोड़ा जूम कर देते हैं सॉरी, ये स्पेन है। कोलंबस यहीं स्पेन से चलना स्टार्ट किया था। स्पेन का एक पालोस बंदरगाह है, इसको भी आप एग्जाम के लिए याद रखिएगा। यहाँ से कोलंबस चलना स्टार्ट हुआ था, यहाँ से चल के वो अमेरिका पहुँचा था इधर। और यहाँ पुर्तगाल है, पुर्तगाल आप देख सकते हैं, बहुत छोटा है, इसमें शायद आपको उतना साफ समझ में नहीं आए, लेकिन हम आपको दिखा देंगे। जो स्पेन है, स्पेन के बगल में ये वाली एरिया पुर्तगाल कही जाती है, सॉरी एक पहले से ये वाली एरिया पुर्तगाल है। यहाँ से चला था वास्को डी गामा, और ऐसे घूमते हुए यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए, इधर से ऐसे घूमते हुए पूरा तब जाके भारत पहुँचा था। इधर से गया था, सॉरी ये वाली लाइन नहीं, ऐसे होते हुए भारत पहुँचा था सॉरी।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से इतनी लंबी समुद्री यात्राएं, कई कई दिन, कई कई साल या महीने लग जाते थे पहुंचने में, लेकिन नाविक इतने साहसी होते थे, खोज करने की इतनी उनके अंदर लालसा होती थी कि वो अपने जान को जोखिम में डाल के ये सब काम कर लेते थे, करते थे। यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता दिए हैं, ये अंटार्कटिका है जो बर्फ़ से ढका रहता है। अटलांटिक सी के बारे में हम आपको बता दिए, ये दक्षिण अमेरिका है, ये प्रशांत महासागर है। दोस्तों प्रशांत महासागर के बारे में आप जानते रहें, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत। भारत के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं हम आपको। इंडियन ओशियन, जिसको हिंद महासागर कहते हैं आप, बे ऑफ बंगाल। जब ये कालीकट, ये एरिया केरल का है, यहीं पे आया था वास्को डी गामा, जहाँ जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। तो दोस्तों देखेंगे किस तरह से मैंने आपको वर्ल्ड मैप खोल के या फिर अमेरिका का मैप दिखा के, यूएसए का मैप दिखा के आपको बता दिया किस तरीके से अमेरिका की क्रांति हुई समुद्र में, मतलब धरती पर उसकी जगह क्या है, कैसे है। तो हमारे वीडियो को आप आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी से भरा हुआ है। आप इसको शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, किसी को भी। आप अगर विश्व इतिहास पढ़ रहे हैं, आज अमेरिका कितना अपना इम्पोर्टेंट रोल है सॉरी, पूरी दुनिया पर एक तरह से कह सकते हैं अमेरिका का अधिकार है। अमेरिका की नीतियाँ चलती हैं, अमेरिका जो चाहता है दुनिया में वही हो रहा है। तो आपको अमेरिका के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, किस तरह से अमेरिका कितने देशों को प्रभावित कर रहा है। हमारे देश को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, उसकी सैनिक शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसकी इकोनॉमी ट्रिलियंस में है। तो आपको अमेरिका के बारे में जानना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। आप हमारे वीडियो को देखते रहें, आगे भी देखते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जैसे हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। जय हिंद।